नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सबलानिया सोन्यू एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं कि ऊर्जा क्या होती है, किस प्रकार की राशि होती है, मात्रक क्या होते हैं और कौन कौन से प्रकार की ये ऊर्जाएं होती है। इसमें अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक चल रहा था यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। आइए देखते हैं, अपन बात करते हैं सबसे पहले गतिज ऊर्जा की। देखिए दोस्तों, जैसा कि इसके नाम में एक शब्द आ रहा है यहाँ पे गति, और इस गति के कारण अपन कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे अपन कौन सी ऊर्जा कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। एक इसकी परिभाषा आती है जिसे अपन बोल सकते हैं गणितीय परिभाषा। कौन सी परिभाषा, गणितीय परिभाषा। और इस गणितीय परिभाषा का मतलब ये होता है कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, इस गतिज ऊर्जा की जो मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, अर्थात गतिज ऊर्जा। इसका जो मान होता है वो होता है 1/2 mv²। कितना होता है, 1/2 mv²। तो गणितीय अर्थात मैथमेटिकल जो परिभाषा है वो इसके क्या हो जाएगी, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के वर्ग का आधा। अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसी वस्तु के वेग के वर्ग के गुणनफल का जो आधा है वो ही क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी, पहली परिभाषा तो इसकी हो जाएगी किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। और बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल परिभाषा की, तो इसकी मैथमेटिकल परिभाषा हो जाएगी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसी वस्तु के वेग v के वर्ग के गुणनफल का आधा क्या कहलाएगा, गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब जैसा कि अपने को पता है कि ये गतिज ऊर्जा है वो पार्ट किसका है, ऊर्जा का। किसका पार्ट है, ऊर्जा का। और अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और इसी कारण से ये जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि। अर्थात अपन कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। और जिसके मात्रक की यदि अपन बात करें तो ऊर्जा का एक रूप है, इस कारण से इसका मात्रक या तो क्या हो जाएगा, जूल, और या इसकी गणितीय परिभाषा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो द्रव्यमान का मात्रक तो हो जाएगा किलोग्राम, और वेग का जो मात्रक होता है वो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर बटे सेकंड का स्क्वायर। और इस प्रकार से ये इसका क्या बन जाता है, एक मात्रक बन जाता है। बात करते हैं इसके उदाहरणों की। यदि अपन गतिज ऊर्जा के उदाहरण की बात करें तो देखिए दोस्तों, पहले उदाहरण की यदि अपन बात करें कि कोई भी जो वस्तु उसमें गति होनी चाहिए। जैसे पहले उदाहरण की मैं बात करूं, नदी में बहता हुआ पानी। नदी में बहता हुआ पानी। अब अपन क्या देखते हैं कि यदि किसी नदी में कोई पानी बह रहा है तो वो कोई ना कोई वेग से बहेगा। इसका मतलब है कि उसमें गति हो रही है, और इस कारण से ये किसका उदाहरण हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का। किसका उदाहरण हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का। दूसरे उदाहरण की यदि अपन बात करें
वाहनों की गति। दूसरे उदाहरणों की यदि अपन बात करें, वाहनों की गति, इसका मतलब है कि यदि कोई भी वाहन चल रहा है तो चलने के साथ ही उसमें कौन सी गति हो जाएगी, अपन क्या कहेंगे कि इसमें गतिज ऊर्जा होगी। क्यों होगी? क्योंकि वाहनों के चलने में कौन सी गति हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। किस कारण से? इसकी गति के कारण से। तीसरा, किसी बांध से गिरते हुए पानी की गति, अर्थात यदि कोई बांध बना हुआ है और उस पर से यदि जल है वो नीचे गति करता हुआ नीचे की ओर गिरता है तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसकी मैथमेटिकल परिभाषा अपन जो पढ़ चुके हैं, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इस पर अक्सर बार एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। अर्थात इस पर आधारित यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो देखो। जैसे आपके पास एक प्रश्न आ गया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। आपको क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ है? 5 किलोग्राम दिया हुआ है, तथा उस वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए। अर्थात इसकी अपन दो स्थितियां देख लेते हैं। एक तो बात करते हैं अपन प्रारंभ की और एक बात करते हैं अपन बाद की। यदि अपन प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में इसका वेग कितना है? अपन बोल देंगे v है। और यदि बाद की बात करें तो बाद में इसका वेग कितना हो रहा है? 2v। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे दिया हुआ क्या है कि इसके वेग को कितना कर दिया जाता है? दुगुना कर दिया जाता है। यदि मैं बात करूं इसके द्रव्यमान की तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में भी इसका m द्रव्यमान था और बाद में भी इसका m द्रव्यमान है। क्यों? क्योंकि आपको द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं कहा गया है। अब यदि प्रारंभ में इसकी गतिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं, गतिज ऊर्जा कब? प्रारंभ में। तो प्रारंभ के लिए गतिज ऊर्जा मान लेते हैं ke1 हो जाएगी। प्रारंभ की बात कर रहे हैं इसलिए अपन गतिज ऊर्जा को क्या मान लेंगे? ke1, अर्थात काइनेटिक एनर्जी पहली। मान क्या हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर। ये मान हो जाएगा कब? जब प्रारंभ में इसका द्रव्यमान m था और वेग इसका क्या था? v था। अब बात करते हैं अपन गतिज ऊर्जा की बाद की। इसका मतलब है जब इसके वेग को क्या कर दिया जाता है? दुगुना कर दिया जाता है। इसका मतलब इसकी अब गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1/2। देखिए दोस्तों, यहाँ पे द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए m का मान ऐसे कैसे आ जाएगा। लेकिन पहले जिस प्रकार से वेग यहाँ पे v था, अब इस वेग का मान कितना हो गया है? 2v वेग हो गया है। और इस 2v के कारण से अपन यहाँ पे क्या करेंगे? 2v का होल स्क्वायर। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो v का क्या हो रहा है? होल स्क्वायर हो रहा है। नीचे मान आ जाएगा ke2 1/2 mv स्क्वायर और ये साथ में देखो गुणा 4 हो रहा है। यहां से अपन देखते हैं 1/2 m ऐसे कैसे आ गया? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा v का स्क्वायर। अर्थात पहले वाली इस गतिज ऊर्जा का मान क्या था? 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं तो अपन देखेंगे कि 1/2 mv स्क्वायर किससे गुणा हो रहा है? अपन बात करेंगे यहाँ पे साथ में गुणा क्या लग जाता है? ये 4 गुणा लग जाता है। इसका मतलब अब बाद की जो गतिज ऊर्जा है, बाद की गतिज ऊर्जा है वो प्रारंभ की कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। अर्थात 4 गुणा प्रारंभ में, प्रारंभ की गतिज ऊर्जा। तो अपन कह सकते हैं कि एक वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न करते हुए यदि उसके वेग को दुगुना कर दिया जाता है
तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपन बोल देंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। अब देखो पहले यहाँ पे कितनी थी, mv² थी, अब कितनी हो गई, 4। अब आपको देखो इसमें दोस्तों ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ पे यदि मैं आपसे कहूं कि यदि इसके द्रव्यमान में n गुना परिवर्तन किया जाता है, n गुना परिवर्तन किया जाता है, यदि द्रव्यमान में n गुना परिवर्तन किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा भी कितनी बढ़ जाएगी, n गुना ही बढ़ जाएगी। लेकिन यदि इसके वेग में n गुना परिवर्तन किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, n² गुना बढ़ जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे अभी आपको क्या दिया था कि इसके वेग को कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो बताओ इसकी गतिज ऊर्जा 2 गुणा 2 अर्थात कितनी गुनी हो गई, 4 गुनी हो गई। और अपने जो आप अभी आपने पढ़ा था कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, तो अपन ने देख लिया था कि कितनी हो रही थी, 4 गुनी हो रही थी। तो आप इस फॉर्मूले से ये ध्यान रखना कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान में n गुना परिवर्तन किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में भी n गुना परिवर्तन ही होता है। लेकिन यदि अपन बात करें इसके वेग की, यदि वेग में n गुना परिवर्तन कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा के मान में कितना परिवर्तन हो जाएगा, अपन बात करेंगे कि इसकी गतिज ऊर्जा में n² अर्थात यदि n का मान कुछ भी हो, यदि 2 गुना है तो ये हो जाएगी 4 गुना, ये 6 गुना है तो ये हो जाएगी 36 गुना, अर्थात n² इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आगे यदि अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, देखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि संवेग की जो परिभाषा होती है, संवेग की परिभाषा से, और अपन जानते हैं कि संवेग की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसी वस्तु के वेग के गुणनफल के मान को अपन क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। अर्थात संवेग की परिभाषा से अपन जानते हैं P बराबर क्या होता है, mv होता है, समीकरण नंबर 1। यदि अपन इस समीकरण के दोनों तरफ क्या कर दे, वर्ग कर दे, अर्थात वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो मान क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा p² और इधर मान क्या हो जाएगा, m² v², समीकरण नंबर 2। अब यदि अपन बात करें कि इस समीकरण में अर्थात समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, यदि अपन समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देते हैं तो मान आपके पास आ जाएगा p²/2 बराबर m² v²/2। और इस मान को आप क्या लिख सकते हो, p²/2 बराबर m गुणा mv²/2। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो m² था मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, एक mv² को अलग लिख दिया और दूसरे m को अलग करके लिख दिया। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि गतिज ऊर्जा की जो परिभाषा होती है, गतिज ऊर्जा की परिभाषा से, गतिज ऊर्जा की परिभाषा से, और गतिज ऊर्जा की परिभाषा अभी अपन पढ़ चुके हैं क्या होती है, गतिज ऊर्जा की परिभाषा होती है काइनेटिक एनर्जी बराबर
काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ये mv² मान आपको दिया हुआ है, उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी अर्थात क्या लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा लिख सकते हैं। और मान क्या आ जाएगा, p²/2 बराबर m गुणा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। यदि इस द्रव्यमान के मान को यदि अपन वज्र गुणन करते हैं तो ये मान कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, और आपके पास मान बच जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। और ये जो आपके पास समीकरण बनता है, ये जो समीकरण है वो ही क्या कहलाता है, ये जो समीकरण है वो ही कहलाता है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। यहाँ पे P संवेग है और काइनेटिक एनर्जी Ke क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक प्रश्न आपके पास एग्जाम की दृष्टि से यह बन सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि मैं परिवर्तन करता हूं P में, परिवर्तन किस में कर रहा हूं, P में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि मैं P को n गुना करता हूं तो देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा का मान कितना परिवर्तन होगा, n² मान। अर्थात यदि संवेग में n गुना परिवर्तन कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी परिवर्तन हो जाएगी, n²। क्यों, क्योंकि P का मान P के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है। और इस कारण से अपन कह सकते हैं कि यदि इस संवेग में n गुना परिवर्तन कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में n² परिवर्तन हो जाता है। अर्थात यदि आपके पास कोई क्वेश्चन इस प्रकार का दे दे कि यदि किसी वस्तु के संवेग को 2 गुना बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब यहां पे मान आ जाएगा P = 2p। और जैसे ही यहाँ पे 2p² कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा के लिए इसका अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और वो कितना हो जाएगी, 4p²। अर्थात परिवर्तन कितनी हो गई, 4 गुनी। जो 2 गुनी बढ़ा रहे हैं तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और परिवर्तन कितना हो जाएगा, 4 गुना। जैसे मान लेते हैं कि इसके आपके कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एग्जाम की दृष्टि से ये अपन एक क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये यदि संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, क्वेश्चन क्या था आपके पास, संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये 2 शब्द देखने हैं, एक तो संवेग और दूसरा क्या है, गतिज ऊर्जा। और संवेग और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है, अर्थात संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध पाया जाता है वो अपन ने अभी पढ़ा है, क्या होता है, P²/2m बराबर काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। अब यहां पे दोस्तों देखो, संवेग को कितना गुना कर दिया जाए, 3 गुना। इसका मतलब पहले जो P था अब कितना हो गया, 3p हो गया। और यहां पे मान क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और संवेग 3p का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और मान कितना है यहाँ पे, 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर, इसका यदि अपन होल स्क्वायर खोलेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 9p²/2m। अब यहां पे दोस्तों देखो, अक्सर बार अपनी गलती हो जाती है अपने से। क्या होती है भाई, पहले आपके पास यहां पे यदि मैं गुणा में 1 लिख देता हूं तो पहले आपके पास गतिज ऊर्जा कितनी थी, अपन बोलेंगे 1p²/2m। प्रारंभ में कितनी थी, 1p²/2m। और अब कितनी हो गई, तो आपके पास कितनी हो गई, अब कितनी हो गई, 9 हो गई।
अब एग्जाम में यदि आपसे ऐसा पूछा जाता कि कितनी गुनी हो जाती है, इस शब्द की जगह यदि क्या आ जाता कितना गुना हो जाती है, तब तो अपना आंसर क्या होता 9 गुना हो जाती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितनी गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब एक तो पहले से थी और अब कितनी हो गई 9 हो गई, इसका मतलब कितनी बढ़ गई भाई 8 गुना बढ़ जाती है। और इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा कि अब इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी गुना बढ़ जाती है, अपन बात करेंगे इसकी गतिज ऊर्जा 8 गुना बढ़ जाती है और इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 गुना। इसमें दोस्तों देखो होता क्या है कि अपन अक्सर बार क्या करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते हैं। तो आपको देखो एग्जाम में एक तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को देखना है, ठंडे दिमाग से बिल्कुल उसको सोचना है कि अपने को एग्जाम में प्रश्न पूछ क्या रहा है। अक्सर अपने जो क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो अक्सर जल्दबाजी में ही होते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, यदि जल्दबाजी में अपन इतना देख लेते हैं यदि संवेग को 3 गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि अपन इसको ऐसा पढ़ ले क्या होगी तो इसका आंसर हो जाएगा 9 गुनी होगी। लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि आपको पूछा क्या है कितनी गुनी बढ़ जाएगी, तो आपको बढ़ने वाला मान पूछ रहा है, न कि अब कितना मान हो गया वो पूछ रहा है। ये आप छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। दूसरी यदि मैं बात करूं इसकी स्थितिज ऊर्जा की, पहली गतिज ऊर्जा, दूसरी बात करूं इसकी स्थितिज ऊर्जा की। इसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि नाम में परिभाषा है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे अपन बात करें इसके मैथमेटिकल फॉर्म की, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा mgh। मैथमेटिकल फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण तथा उसकी ऊंचाई, इन तीनों के गुणनफल के मान को अपन क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अब बात करते हैं कि यह भी एक ऊर्जा का ही एक प्रकार है और इस कारण से ये ऊर्जा भी कैसी राशि हो जाएगी, अपन बोल देंगे कि यह भी एक कैसी राशि है भाई अदिश राशि ही कहलाती है। बात करते हैं मात्रक की, और मात्रक इसका कौन सा हो जाएगा जूल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जूल होता है, और ये तो ऊर्जा का एक प्रकार का रूप है और इसलिए अपन कहेंगे कि इसका मात्रक भी क्या होगा जूल होगा। यदि मैं इसके उदाहरणों की बात करूं तो देखो किसी भी वस्तु जो अपनी स्थिर अवस्था में है स्थिति के कारण है और उस स्थिति के कारण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहला रही है। तो पहले उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो पहला इसका उदाहरण हो जाएगा किसी बांध में एकत्रित पानी। देखिए दोस्तों पिछले गतिज ऊर्जा में मैंने आपको जो उदाहरण बताया था वो क्या बताया था कि बांध से नीचे गिरते हुए पानी की गति। अब यदि कोई पानी है वो बांध से यदि नीचे गिरेगा तो अपन क्या कहेंगे कि वो गति करता हुआ गिरेगा। लेकिन यदि बांध में किसी पानी को रोक दिया जाता है तो वो वहां क्या हो जाएगा एकत्रित हो जाएगा, और एकत्रित होने के कारण वो अपनी स्थिति बना लेता है और उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा के मान को अपन क्या बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। दूसरा धनुष से तीर को छोड़ना या चलाना। धनुष से तीर को चलाना, इसमें भी कौन सी ऊर्जा पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं खिलौनों में
चाबी का भरना, खिलौनों में चाबी का भरना। इसका मतलब है कि खिलौनों में जो चाबी भरी जाती है, खिलौनों में जो चाबी भरी जाती है उसमें भी कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। एग्जाम में या तो आपसे प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाएगा कि निम्न में से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, और या ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो दोनों क्वेश्चनों में आपको पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और उसके बाद में आपको यह सोचना है कि दिए गए क्वेश्चन है, जो दिया गया क्वेश्चन है उसका जो उसमें क्या पूछा जा रहा है। किसी क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा नहीं होना पूछा जा रहा है कि किसी क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा का होना पाया जा रहा है, और उसके बाद अपन दोनों के यदि आपको उदाहरण पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। कई बार देखो दोस्तों, इस गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में दोनों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? सरल लोलक। क्या होता है? मान लेते हैं कि आपके पास एक कील है और इस कील के एक पत्थर बांध दिया जाता है, और एक बार के लिए इस पत्थर को क्या कर दिया जाता है? थोड़ा सा अपनी इस जगह से विस्थापित कर दिया जाता है, और इस विस्थापित करने के साथ में यहां से जो पत्थर है वो अपनी एक अधिकतम दूरी तक आएगा, और जैसे ही यहां से छोड़ देंगे वो वापस नीचे की ओर आना प्रारंभ हो जाएगा। और अपन कह सकते हैं कि एक मान तो इसका ये बन जाएगा, अपन बोल देंगे ये इसका बिंदु ए है, और एक बार के लिए वो यहां तक जाएगा और इसके बाद वापस नीचे आना प्रारंभ कर देता है। ये कोई बिंदु है जिसे अपन बोल रहे हैं O, और ये कोई बिंदु है जिसे अपन बोल रहे हैं C। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूं इस वाले बिंदु से लेकर के इस वाले बिंदु तक की, तो जो पत्थर इस O बिंदु से लगा हुआ है या बंधा हुआ है वो अपनी ही स्थिति पर क्या करेगा? बार बार में इर्द गिर्द अर्थात अपने ही पथ पर बार बार क्या करता है? गति करता है। तो दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक पत्थर बांध दिया और उसको एक बार के लिए यहाँ पे लेके आता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, वो यहाँ पे आएगा लेकिन वापस इस स्थिति तक नहीं आएगा, इसके नीचे तक आएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे करता हुआ एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वह इस सी वाले बिंदु पर आके क्या हो जाता है? वापस रुक जाता है। और जैसे ही इस सी वाले बिंदु पर रुकता है वो वापस अपनी प्रारंभिक वाली स्थिति में आ जाता है। लेकिन यदि अपन बात करें कि सबसे ज्यादा वह गति कौन से स्थान पे कर रहा है, तो अपन क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा गति वह इस सी वाले बिंदु पर सबसे ज्यादा गति करता है। इसलिए अपन यहां पे क्या कहेंगे? अधिकतम गतिज ऊर्जा। और अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी तो अपन क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? न्यूनतम। इसलिए इसी वाले बिंदु पर न्यूनतम क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और यदि अपन बात करें ए बिंदु और बी बिंदु की, दोनों एक ही बात है, या तो अपन बी बिंदु की बात कर ले या अपन ए बिंदु की बात कर ले। तो यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है, यदि यहाँ पे अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। और यदि अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है तो न्यूनतम क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। अपन क्या बोल देंगे? न्यूनतम गतिज ऊर्जा। और ये वाली जो बात है वही कहां पे लागू होगी? ए वाले बिंदु पर, अर्थात अपन कह सकते हैं यहां पर अधिकतम तो क्या है? स्थितिज ऊर्जा।
और न्यूनतम क्या है, गतिज ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है अभी पिछली 2018 रीट की जो एग्जाम आई थी उसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि एक सरल लोलक में आपको चित्र दिया हुआ था इस प्रकार का, और पूछा क्या गया था कि एक दिए गए एक सरल लोलक में कौन से वाले बिंदु पर अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। आपके पास बिंदु थे ए, दूसरा बिंदु सी, तीसरा बिंदु बी और चौथा बिंदु दिया हुआ था ओ। तो यदि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा है पहले से तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि इसकी अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है वो कौन से वाले बिंदु पे रहेगी, सी वाले बिंदु पे रहेगी। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ ले कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कौन से बिंदु पे रहेगी, तो आपको पता है कि जहां पर अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वहां पर अपने आप ही स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। और बात करते हैं अपन इन दोनों बिंदुओं की, तो यदि यहां पर अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो इन दोनों स्थानों पर गतिज ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, न्यूनतम, और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम। यह टॉपिक सरल लोलक से संबंधित आता है। आगे अपन बात करें ऊर्जाओं का पारस्परिक रूपांतरण। देखिए दोस्तों, ऊर्जा का पारस्परिक रूपांतरण, पारस्परिक रूपांतरण से मतलब यह होता है कि जैसे अपन एक ऊर्जा के मान को किसी दूसरी ऊर्जा में क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, और परिवर्तन करने के साथ ही उसमें दूसरी ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाता है और पहली वाली ऊर्जा के मान को समाप्त हो जाता है। अपन कह सकते हैं कि उसमें पहले वाली ऊर्जा को खो दिया जाता है। और इससे संबंधित ऊर्जा का एक नियम आता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऊर्जा का संरक्षण का नियम, यह नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। अब कैसे, जैसे यदि अपने बात करते हैं एक पंखे की, कि अपन घर में आते हैं पंखे को चलाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, अपन क्या देखते हैं कि यदि लाइट अर्थात बिजली आ रही होती है तो पंखा चल जाता है, और यदि लाइट नहीं आ रही होती है तो पंखा नहीं चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि लाइट आ रही थी इसका मतलब उसमें आवेश हैं वो लगातार क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे, और जो वो आवेश हैं अर्थात उसमें विद्युत ऊर्जा पहले से थी, और वह विद्युत ऊर्जा उस पंखे को कौन सी ऊर्जा में बदल देती है, पवन ऊर्जा में, और उस कारण से वो अपने को क्या करने लग जाता है, हवा देने लग जाता है। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा किस रूप में बदल गई, पवन ऊर्जा के रूप में बदल गई। जो पहले विद्युत ऊर्जा में थी वो अब किस में बदल जाती है, पवन ऊर्जा में बदल जाती है। अर्थात इसे अपन क्या कहेंगे, ऊर्जा का आपस में रूपांतरण हो गया है। ऊर्जा का मान जितना पहले था उतना ही मान अब है। इसका मतलब यहां पे कौन से नियम का पालन लगता है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। और ऊर्जा के संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। दूसरे उदाहरण की यदि अपन बात करें, यदि एक बल्ब की बात करते हैं तो जब तक वो बल्ब जल रहा होता है तब तक तो उसमें रहती है प्रकाश ऊर्जा, और वो बात करते हैं जलता कैसे है, तो अपन क्या कहेंगे कि जैसे ही उसमें आवेशों का प्रवाह होता है वह जलता रहता है, और जैसे ही उसमें आवेशों का प्रवाह खत्म हो जाता है वह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अर्थात आवेशों के प्रवाह होने के कारण ही, आवेशों के प्रवाह होने के कारण ही
वह क्या होता है, जलता है। अर्थात पहले तो उसमें कौन सी ऊर्जा थी, विद्युत ऊर्जा, और अब कौन सी ऊर्जा हो गई, प्रकाश ऊर्जा। इस प्रकार से अपन ऊर्जा के इस संरक्षण के नियम को समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन ऊर्जाओं का पारस्परिक रूपांतरण। सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत जनित्र। देखिए दोस्तों, विद्युत जनित्र का मतलब होता है कि अपने घरों में विद्युत जनित्र अपन कब काम में लेते हैं, जब लाइट चली जाती है तभी तो काम में लेते हैं। तो देखो, लाइट चली जाती है, इसका मतलब ये अपने को क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है। इसका मतलब ये अपने को कौन सी ऊर्जा दे रहा है, विद्युत ऊर्जा दे रहा है। कौन सी ऊर्जा दे रहा है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा। लेकिन विद्युत ऊर्जा कब दे रहा है, इस जनित्र को पहले ला करके इसको स्टार्ट करना पड़ता है, अर्थात चलाना पड़ता है। और ये एक प्रकार का क्या है, यंत्र है। और यंत्र के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा अपन पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी ऊर्जा पढ़े थे, यांत्रिक ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, कौन सी ऊर्जा पढ़े थे, यांत्रिक ऊर्जा। अर्थात विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अर्थात एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य कौन कर रहा है, विद्युत जनित्र कर रहा है। और इसे अपन क्या कहेंगे, ऊर्जा का पारस्परिक रूपांतरण कहते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं विद्युत मोटर की। जैसे यदि अपन बात करें कि अपने को छत पे पानी पहुंचाना है और एक मोटर की सहायता ली जाती है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो मोटर के जो तार होते हैं वो आपको प्लग में लगाने होते हैं। अर्थात पहले इसे अपन क्या देंगे, आवेश देंगे, और उसके बाद क्या चलेगी, इसकी मोटर चलेगी। अर्थात जब इसको अपन आवेश देंगे, इसके बाद में ये यंत्र क्या करता है, काम करना प्रारंभ करता है। अर्थात पहले तो इसमें कौन सी ऊर्जा हुई, विद्युत ऊर्जा, क्योंकि इसमें अपन विद्युत ऊर्जा देंगे तभी तो इसका यंत्र चलेगा। और ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदल देता है, फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसमें दोस्तों थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना कि पहले कार्य कौन सा हो रहा है। अपन यदि जनित्र की बात करते हैं तो पहले अपन जनित्र को चलाना पड़ता है, अर्थात पहले यंत्र को घुमाना पड़ता है। इसलिए पहले तो कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक, और बाद में आपको प्राप्त हो गई विद्युत ऊर्जा। लेकिन विद्युत मोटर में क्या होता है, अलग है। पहले तो इसको विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, बाद में इसका क्या चलता है, यंत्र चलता है। इसलिए ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बल्ब या ट्यूबलाइट की। पहले अपन इसको विद्युत ऊर्जा देंगे तभी जाके जलते हैं ये, अर्थात सीधी सी हो जाएगी परिभाषा, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा, प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। नेक्स्ट, हीटर। दोस्तों हीटर अपन कब काम में लेते हैं, जब सर्दी लग रही होती है। जब सर्दी लगती है तो कमरे के तापमान को बढ़ाने के लिए, अपन किसका उपयोग करते हैं, हीटर का उपयोग करते हैं। अर्थात कमरे का तापमान कब बढ़ेगा, जब उसको क्या मिल जाती है, ऊष्मा मिल जाती है। क्या मिल जाती है दोस्तों, ऊष्मा मिल जाती है। अब बात करते हैं हीटर चलेगा कब, जब इसको पहले विद्युत ऊर्जा दी जाएगी। अर्थात अपन बात करते हैं हीटर की विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। नेक्स्ट, स्पीकर। देखिए दोस्तों, स्पीकर क्या होता है कि पहले अपन उसको आवाज देते हैं तभी तो वो अपने को आवाज रिटर्न सुनाई देता है। इसलिए स्पीकर जो होता है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा में। बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन का मतलब होता है जिसमें अपन बोलते हैं, अर्थात पहले अपन बोलेंगे उसके बाद उसकी आवाज विद्युत में जाएगी। इसका मतलब पहले कौन सी ऊर्जा हो रही है, ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि जैसे अपन कोई पार्टियों वगैरह में अपन देखते हैं या कोई जागरण वगैरह में अपन देखते हैं कि पहले माइक्रोफोन से बोला जाता है, इसका मतलब पहले वो क्या बोलता है, ध्वनि बोलता है। उसके बाद उसका संबंध किससे रहता है, एक मशीन से होता है, और वो मशीन उसको विद्युत ऊर्जा में ले जा रही है, और उस मशीन का संबंध फिर किससे रहता है, स्पीकर से। अर्थात वो विद्युत ऊर्जा वापस आपको बड़े बड़े स्पीकरों में सुनाई देती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा वापस स्पीकर में किस में बदल देती है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है। पंखा विद्युत ऊर्जा को पवन ऊर्जा में, मोमबत्ती, ये देखना थोड़ा इसका दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना। मोमबत्ती दो प्रकार के कार्य करती है। एक तो क्या करती है कि जैसे ही लाइट चली जाती है अपन किसका सहारा लेते हैं, मोमबत्ती का, प्रकाश के लिए, उजाला के लिए। अर्थात मोमबत्ती बनी हुई किसकी है, सबसे पहले अपन बात करें, मोम किसका बना हुआ रहता है, रसायनों से। और अपन ने पिछली परिभाषाओं में पढ़ चुके हैं अपन कि रसायनों के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। अब ये जो रासायनिक ऊर्जा है ये दो पार्ट में बढ़ जाती है। पहले तो रासायनिक ऊर्जा है वो कमरे को जगमग, अर्थात कमरे में एक प्रकाश उत्पन्न कर देती है, इस कारण से रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गई, प्रकाश ऊर्जा में। लेकिन अपन देखते हैं कि कमरे का तापमान है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए यह दूसरा कार्य क्या करती है, ऊष्मा देने में भी, अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी क्या करती है, ये कार्य करती है। अगला आता है सितार। सितार सब जानते हो आप, एक प्रकार का क्या है, यंत्र है। तो सबसे पहले अपन यंत्र को चलाएंगे, इसके लिए कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। और जैसे ही अपन इस यंत्र को चलाते हैं इसमें एक मधुर ध्वनि निकल करके आती है, और ध्वनि के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, ध्वनि ऊर्जा। पवन चक्की, देखिए दोस्तों, जहां पर पवन का वेग बहुत ज्यादा रहता है, हवा का वेग बहुत ज्यादा रहता है, उस स्थानों पर पवन चक्की लगाई जाती है। इसका मतलब उस पवन चक्की में पंखे घूमते हैं, और पंखे घूमने के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, गतिज ऊर्जा। और उसका संबंध एक टरबाइन, अर्थात एक छोटे टरबाइन से लगा होता है, उसका रूपांतरण अपन किस में कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में कार्य कर लेते हैं। इसका मतलब पवन चक्की का क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये इस प्रकार से आपका क्या होता है, ऊर्जाओं का पारस्परिक रूपांतरण की एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा के रूप में किस प्रकार से बदला जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, एक शब्द आता है आपके पास, विद्युत ऊर्जा। अब तक जो अपन पढ़ रहे थे उसका नाम था ऊर्जा, और अब मैं बात कर रहा हूं विद्युत ऊर्जा की। तो दोनों में अंतर नहीं है कुछ भी, अंतर केवल इतना सा है कि जो विद्युत ऊर्जा है इसका मात्रक जो लिया जाता है वो kWh, किलो वाट घंटा, kWh, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। और इसे यदि अपन शॉर्ट में कहे तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, यूनिट। क्या कह सकते हैं, यूनिट। अपने घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, इसी यूनिट में आता है। किस में आता है, इसी यूनिट में आता है। अब यहां से देखो प्रश्न किस प्रकार से आता है,
यहां पे यदि अपन बात करें के डब्ल्यू एच की, ये देखना दोस्तों, के डब्ल्यू और एच, मैं बात करता हूं यदि एक के डब्ल्यू एच की, तो देखिए दोस्तों यहां पे 1 किलोवाट, और किलो में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो होती है, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 1000 वाट। मैंने वाट में क्यों लिखा, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं कि शक्ति का जो मात्रक एसआई मात्रक होता है वो किलोवाट नहीं होता है, क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। इसी प्रकार समय का मात्रक भी एच अर्थात आवर नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, सेकंड होता है। तो सबसे पहले अपन इस घंटे को मिनट में बदलेंगे, तो अपन क्या किससे गुणा कर देंगे, 60 से, और इस मिनट को जब वापस अपन सेकंड में बदल देते हैं तो वापस किससे गुणा करते हैं, 60 से। अब क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो यहां पे मान आ जाएगा आपके पास 1 किलोवाट घंटा बराबर। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखो 10 की घात कितनी हो गई, 1 2 3 4, और ये कितनी हो गई, 5, और गुणा 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36, और क्या बच गया, वाट सेकंड। क्या बच गया दोस्तों, वाट सेकंड। 1 kWh बराबर, इसे यदि अपन पहले लिख देते हैं 36 गुणा 10 की घात 5 वाट सेकंड। यदि अपन इसे और आगे लिखे 1 kWh बराबर, देखिए दोस्तों यदि मैं इसे ऐसे लिख देता हूं 3.6, तो यहाँ पे 10 की घात 1 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मान कितना आ जाएगा, 10 की घात 6। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि वाट सेकंड भी किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, जो अपन क्या लिख सकते हैं, जूल। क्यों लिखा आपने, क्योंकि जूल ही कार्य का मात्रक है और वाट सेकंड भी किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। और इस प्रकार का जो एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों 1.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। अब यदि आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके पूछ ले, आपको ये पूछ ले कि 1 जूल में कितने किलोवाट घंटे होते हैं, तो ये सारा का सारा कहां पे आ जाएगा, इसके भाग के रूप में आ जाता है, और वो मान किस में आ जाएगा फिर, 1 जूल में कितने किलोवाट घंटे होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है, देखिए जैसे एग्जाम में आपके पास इस प्रकार का कोई प्रश्न आ गया, 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे जलाए जाते हैं, तो बताइए 30 दिन का विद्युत खर्च कितना होगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 8 रुपए है। देखिए दोस्तों करना क्या है, इसके लिए या तो आप एक सूत्र होता है वो ध्यान में रख लेना, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, सूत्र क्या होता है, उपकरणों की संख्या गुणा उनका वाट में मान गुणा समय बटे 1000। इसके लिए जो मान आएगा वो आपके पास आता है 1 kWh, अर्थात अपन कह सकते हैं किसमें मान आ जाएगा, यूनिट में। और दूसरा आपके पास सूत्र ये कहता है कि यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे 100 वाट के कितने बल्ब है, 2 है, तो ये तो हो गया 100 वाट का पहला बल्ब, और गुणा कितने हैं, 2 है। उपकरणों की संख्या हो गई 2, उनका वाट में मान हो गया कितने वाट है, 100, गुणा समय, समय से मतलब है
कि वह प्रतिदिन 2 घंटे चलाए जाते हैं, इसका मतलब यहां पे आ गया 2। कितने दिन तक चलाता है? 30 दिन तक, इसलिए आज भी 2 घंटे, कल भी 2 घंटे, तो टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? अपन इसको किससे गुणा कर देंगे? 30 से। और बट्टे में कितना लग रहा है? 1000, इसलिए मान कितना आ जाएगा? 1000। 1 2 और 3, ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। कितना मान आ गया? 3 दूनी 6 दूनी 12 यूनिट। यहां पे दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो यूनिट में मान आ रहा है वो कब आता है? जब यहाँ पे समय किस में दिया हुआ हो? घंटे में दिया हुआ हो। और यहाँ पे आपको किस में दिया हुआ है? घंटे में ही दिया हुआ है। इसको यदि आप सेकंड में मान लोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मान किस में चाहिए? यूनिट में। और यूनिट में मान कब आता है? जब यहाँ पर घंटे में मान दिया हुआ हो। ये जो 12 यूनिट है, एक यूनिट का कितना मूल्य लग रहा है? 8 रुपए लग रहा है। तो बताइए टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? अपन बात करेंगे यहाँ पे 12 गुणा 8 अर्थात टोटल कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? 96 रुपए का क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। आगे तो देखिए दोस्तों, यदि अपन बात करें, एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके पास। यदि मैं बात करूं इस प्रकार का, यदि कोई क्वेश्चन और आ जाए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। प्रश्न आपके पास क्या है? यदि गतिज ऊर्जा के मान को 36% कम कर दिया जाए, इसका मतलब पहले इसकी गतिज ऊर्जा मान लेते हैं पूरी 100% थी। कितनी थी दोस्तों? 100% थी। और अब कितनी कम कर रहे हैं? 36% तो कम कर रहे हैं। इसका मतलब अब कितनी बच गई? अपन करेंगे 100 माइनस 36 अर्थात कितनी बच गई भाई? 64% बच गई। तो गतिज ऊर्जा में संवेग के मान को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर P अपॉन 2m। P अपॉन 2m ये बताए थे। यहां पे आपको कहीं पर भी ये शब्द नहीं दिया गया है कि इसके द्रव्यमान के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब m जो द्रव्यमान है वो क्या हो गया भाई? नियत हो गया। और नियत होने के साथ ही अपन इसे लिख सकते हैं ke समानुपाती p स्क्वायर, ke समानुपाती p स्क्वायर। अब यदि मैं बात करता हूं इसकी, तो बताओ यहां पे p स्क्वायर बराबर 100% है, तो बताओ p का मान कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। और यदि मैं अब की बात करूं कि अब वर्तमान में क्या हो रहा है, तो सूत्र तो यही लगेगा ke प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे p स्क्वायर का मान आ जाएगा 64 और p का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहाँ पे संवेग में कितने की कमी हो रही है? 2 की। लेकिन प्रतिशत में आपको मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो अपन इसमें भी क्या निकालेंगे? प्रतिशत का मान। अर्थात पहले तो अपने को पता चल गया कि आपके पास क्या हो रही है? कमी हो रही है। और कमी प्रतिशत को अपन कैसे निकालते हैं? कमी बटे पहले का मान और गुणा 100। तो देखिए दोस्तों, आपके पास 10 पहले था, अब कितना है? 8 है। कितने की कमी हो जाएगी? अपन बात करेंगे 2 की कमी हो जाएगी। पहले का मान कितना है? 10 है। इसका मतलब 10 और गुणा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात अपन क्या कह देंगे कि 20% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अर्थात यदि इस प्रकार का आपके पास कोई एग्जाम में प्रश्न आ जाए
कि यदि गतिज ऊर्जा के मान को 36% कम कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में संवेग के मान को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न यदि एग्जाम में आ जाता है तो अपन इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से सोल्व कर देंगे और जिसका मान कितना आ जाएगा, 20% की कमी। अब देखिए दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं शक्ति की। पावर। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा पहले बता दिया है कि कोई भी जो वस्तु है उसमें कार्य करने की दर, मैंने आपको पिछली क्लास में ये बता दिया था कि यदि आपके पास कोई शब्द आ जाए कार्य करने की दर और एक आपके पास लिखा हुआ आ जाए कार्य करने की क्षमता, तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास आ जाए कार्य करने की क्षमता तो इसे तो अपन क्या बोल देते हैं, ऊर्जा। और यदि अपन कार्य करने की दर या आपके पास आ जाता तो इसे अपन क्या बोलते हैं, शक्ति। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। अर्थात शक्ति बराबर P माना जाएगा, कार्य को W से करते हैं और T क्या हो जाएगा इसका, W/T। बात करते हैं वो किस भौतिक राशि की, तो ये एक प्रकार की कैसी भौतिक राशि होती है, अदिश भौतिक राशि होती है। क्यों होती है, क्योंकि P का संबंध किससे आ रहा है, W से, और W अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कैसी राशि होती है भाई, अदिश राशि होती है। तो शक्ति भी किस प्रकार की राशि होगी, अदिश राशि। मात्रक की यदि अपन बात करें तो कार्य का मात्रक तो हो गया जूल और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, इसलिए शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल बटे सेकंड। किसका मात्रक हो जाता है, शक्ति का। लेकिन बात करें अपन इसके खोजकर्ता की, तो इस शक्ति के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे, वाट थे। और इसलिए शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या कहलाएगा, वाट कहलाता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या कहलाता है, वाट कहलाता है। और इस प्रकार से शक्ति से संबंधित आपके पास यदि कोई प्रश्न आए तो इसका मात्रक पूछ सकता है, यह कैसी भौतिक राशि है ये पूछ सकता है, इसमें परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी ये आपसे पूछ सकता है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।